शिक्षा के सिद्धांत के बाद अब हम लोग चलते हैं समावेशी शिक्षा के क्षेत्र, स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। अर्थात समावेशी शिक्षा का क्षेत्र कौन कौन सा है, किस किस क्षेत्र में यह काम करता है, तो उसको हम लोग बिंदुवार देखेंगे। पहला है सभी विद्यार्थियों को समान रूप से सम्मानित करना। अर्थात सभी विद्यार्थी मतलब जो बालक सामान्य हो या दिव्यांग हो या विशिष्ट हो, तो वैसे बालक जो सामान्य हो और अति विशिष्ट हो या विशिष्ट हो, उन सब बालक को समान रूप से सम्मानित करना समावेशी शिक्षा का काम है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ सामान्य बालकों को ही वो सम्मान प्रदान किया जाए और जो बच्चे दिव्यांग हैं या जो बच्चे विशिष्ट हैं उनको इसमें हीन भावना से देखा जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकेंड, विद्यालय में छात्रों के बहिष्करण को कम करना। अर्थात विद्यालयों में अक्सर देखा जाता है कि जहां सामान्य बच्चे और दिव्यांग बच्चे एक साथ पढ़ाई करते हैं, वहां होता क्या है नॉर्मली कि सामान्य बच्चे अक्सर दिव्यांग बच्चों का मजाक उड़ाया करते हैं और बहिष्कार करते हैं। वो नहीं चाहते कि मेरे बगल में कोई दिव्यांग बच्चा बैठे, वो नहीं चाहते कि हमसे कोई दिव्यांग बच्चा आके बात करे या मित्रता करे। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय में छात्रों के बहिष्करण को कम करने का प्रयास किया जाता है ताकि सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चों में भेदभाव ना हो, मेल मिलाप बढ़ा रहे और ध्यान केंद्रित करना। समावेशी शिक्षा इस ओर ध्यान केंद्रित करती है कि विद्यालय में और क्लासरूम में ऐसा नहीं हो कि सामान्य बालक और विशिष्ट बालक आपस में लड़ाई झगड़ा करे किसी बात को लेकर या आपस में मनमुटाव हो। सारे बच्चे समान हैं और सबको एक साथ लेकर शिक्षक को चलना है। तीसरा, संस्कृतियों पाठ्यक्रमों का समुदायों में भागीदारी बढ़ाना। चूंकि सामान्य बच्चे हो या विशिष्ट बच्चे हो, आते तो है किन्हीं न किन्हीं समुदाय के बीच से ही, और जो विद्यालय है वो किसी न किसी समुदाय के अंतर्गत ही आता है, तो समुदाय को भागीदारी के रूप में इसमें शामिल किया जाता है ताकि संस्कृति और पाठ्यक्रमों को आगे की तरफ ले जाया जा सके। चौथा, विद्यालय में संस्कृति, नीतियों और प्रथाओं की पुनर्स्थापना। पहले के जमाने में होता था कि दिव्यांग बच्चों को हीन भावना की हे दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन आज क्या है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इस हीनता को, इस संस्कृति को और इस पुराने बातों को दूर किया गया है और सभी बच्चों को समान रूप में ले जाने का काम किया गया है। तो यहाँ विद्यालय में संस्कृति, नीतियों और प्रथाओं की पुनर्स्थापना अर्थात समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इस नए सोच को पुनर्स्थापित करने का काम किया गया है। पांचवा, सभी छात्रों के लिए सीखने और भागीदारी में बाधाओं को कम करना। अर्थात सामान्य बालक हो या विशिष्ट बालक हो या दिव्यांग बालक हो या आंशिक रूप से दिव्यांग हो या पूर्ण रूप से दिव्यांग हो, बालक सब समान है और सबको समान भागीदारी मिलना चाहिए। और उन बालकों को सीखने में या पढ़ाई में या शिक्षा ग्रहण करने में जो भी बाधाएं उनके सामने आ रही है उसको कम करना ही समावेशी शिक्षा का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और लास्ट, सीखने में सहायता के लिए संसाधनों को उपलब्ध करना। अर्थात जो भी रिसोर्स है जिससे हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा और आसानी से सिखा सके, संसाधनों को उपलब्ध कराने का काम समावेशी शिक्षा का काम है। तो यहाँ सीखने में सहायता के लिए अर्थात जब बालक सीखने के लिए आगे आते हैं तो उनकी सहायता के लिए संसाधनों को होना आवश्यक है ताकि वो अच्छे से अच्छे और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा सीख सके। तो वहां पे समावेशी शिक्षा ही यह काम करता है कि संसाधनों को उपलब्ध कराने का काम करता है। इस प्रकार से हम लोगों ने समावेशी शिक्षा के क्षेत्र को भी देख लिया। समावेशी शिक्षा के क्षेत्र के बाद अब हम लोग देखेंगे समावेशी शिक्षा की चुनौतियां या समस्याएं। क्या क्या समस्याएं आती है समावेशी शिक्षा को स्टार्ट करने में, या समावेशी शिक्षा के तहत कौन कौन सी समस्या या चुनौतियां हमें प्राप्त होती हैं। जिसमें पहला आता है विद्यालय सुधार। विद्यालय सुधार से तात्पर्य है कि विद्यालय का वातावरण या विद्यालय का इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जहां पे सामान्य बालक और विशिष्ट बालक एक साथ एक क्लास में आरामदेह पूर्वक बैठकर शिक्षा ग्रहण कर सके। तो यहाँ विद्यालय सुधार सबसे प्रमुख बिंदु है, जो अब सबसे प्रमुख समस्या भी है समावेशी शिक्षा के लिए। दूसरा, शिक्षकों, माता पिता और समुदाय की मनोवृत्ति को बदलना। चूंकि दिव्यांग बच्चे को पुराने कालों में हीन भावना या हे दृष्टि से देखा जाता था, तो यहाँ पे ये एक समस्या खड़ी हुई है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षकों, माता पिता और समुदाय
ये 3 ऐसे पिलर हैं जो एक बच्चे को आगे भी ले जा सकते हैं और उनको उनके मानसिक विकास को कम करके उनको पीछे भी ला सकते हैं। तो यहाँ पे जो रूढ़िवादिता दिमाग में थी कि दिव्यांग बच्चे या विशिष्ट बालक कुछ कर नहीं सकते हैं, वो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, पढ़ाई करने में अक्षम है, तो उन्हें अपने मनोवृत्ति को चेंज करना होगा और ये मानना होगा और सबको एक मत होना पड़ेगा कि चाहे जो भी मुश्किल हो, अगर बालक दिव्यांग है तो उसे शिक्षा दिलवाया जाएगा और उसे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का हक भी बनता है। तीसरा, प्रभावकारी कक्षा प्रक्रिया के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन। यहाँ पे पाठ्यक्रम अनुकूलन से मतलब है कि एक ऐसा पाठ्यचर्या हो, एक ऐसा पाठ्यक्रम हो, एक ऐसा सिलेबस हो जो सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों को समान रूप से लेकर साथ चले। ऐसा नहीं हो कि वो पाठ्यक्रम सिर्फ और सिर्फ सामान्य बालकों को ही ध्यान में रखकर बनाया जाए। उस पाठ्यक्रम को सामान्य बच्चों के साथ विशिष्ट बच्चों को भी ध्यान में रखकर पढ़ाना चाहिए। चौथा, शिक्षकों और अन्य कार्यकर्ताओं के लिए क्षमता निर्माण। क्षमता निर्माण से तात्पर्य है कि स्किल डेवलपमेंट। एक शिक्षक का या जो भी कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं विशिष्ट बालकों को आगे ले जाने के लिए, उन दोनों का क्षमता निर्माण अति आवश्यक। क्षमता निर्माण इसलिए आवश्यक है कि शिक्षक का अगर जब तक क्षमता निर्माण नहीं किया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा, तब तक वो सामान्य बच्चे को पढ़ाना तो आसान है, लेकिन दिव्यांग बच्चे को या विशिष्ट बच्चे को पढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण की आवश्यकता है। तो उस हिसाब से भी क्षमता निर्माण का आवश्यकता एक शिक्षक और कार्यकर्ता को पड़ता है। नेक्स्ट, आवश्यकता आधारित रणनीतियां। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो समस्याएं और चुनौतियां हैं, उसमें एक चुनौती ये भी है कि आवश्यकता आधारित रणनीति होनी चाहिए, जिसमें सामान्य बालक और दिव्यांग बालक दोनों बच्चों के लिए या तो सरकार द्वारा रणनीति बनाया जाए या तो मैनेजमेंट के द्वारा रणनीति बनाया जाए, ताकि सामान्य बच्चे और दिव्यांग बच्चे या विशिष्ट बच्चे एक साथ एक क्लासरूम में आराम से शिक्षा ग्रहण कर सके। नेक्स्ट, पर्याप्त जनशक्ति और सामग्री संसाधनों की व्यवस्था। समावेशी शिक्षा की ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती है कि पर्याप्त जनशक्ति, अर्थात विशिष्ट बालक जो हैं उनको आगे ले जाने के लिए हमें स्पेशल टीचर्स भी चाहिए, स्पेशल वॉलंटियर्स भी चाहिए, तो पर्याप्त जनशक्ति की आवश्यकता पड़ती है। और सामग्री संसाधन, अर्थात जो बच्चे दिव्यांग हैं, जो बच्चे शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, तो उन्हें क्लास में बैठने के लिए उनके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से बैठने के लिए उनका व्यवस्था होना चाहिए, उनका चेयर उनके बॉडी के हिसाब से होना चाहिए। वैसे ही सामग्री संसाधन की बात कही गई है कि सामग्री संसाधन की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि समावेशी शिक्षा की समस्याएं बनती जा रही है। तो पर्याप्त जनशक्ति और सामग्री संसाधनों की व्यवस्था करना भी समावेशी शिक्षा का समस्या महत्वपूर्ण समस्या माना गया है। नेक्स्ट, सहयोगशील अधिगम सुगम बनाना, अर्थात जो भी सीखना, अधिगम अर्थात सीखने को कहा गया है। सहयोगशील अधिगम सुगम बनाना, अर्थात सीखने का जो प्रवृत्ति है, सीखने का जो कार्य है, उसको सुगम अर्थात सरल बनाना। सरल किसके साथ? सहयोगशील। और सहयोगशील में दो बातें आएंगी, एक तो वो जो सामान्य बालक हो और दूसरा विशिष्ट बालक हो। यही दोनों, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक, एक दूसरे को सहयोग करके आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं हो कि सामान्य बालक जो है वो सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे और विशिष्ट बालक को हे दृष्टि से या हीन भावना से देखे, जिससे विशिष्ट बालकों का मानसिक विकास रुक जाए और वो पीछे की तरफ जाने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सहयोगशील का भावना उत्पन्न करने के लिए एक समस्या यह भी उत्पन्न हो रही है, कार्मिक या संगठनों से सहयोगिता विकसित करना। चूंकि दिव्यांग बच्चों के लिए या विशिष्ट बालकों के लिए सिर्फ और सिर्फ स्कूलों में ही कार्यक्रम नहीं चलाया जाता, ये कार्यक्रम कुछ एनजीओ के द्वारा भी चलाया जाता है। कुछ ऐसे वॉलंटियर्स ग्रुप भी हैं जो विशिष्ट बालकों के लिए दिन रात काम करते हैं। तो कार्मिक या संगठनों से सहयोगिता बनाना, अर्थात विद्यालय का ये काम है कि जो भी कार्मिक संगठन है, अर्थात एनजीओ हैं या वॉलंटियर्स हैं, इन सब के साथ मिलकर वो टीम वर्क की तरह काम करे और जो भी विशिष्ट बालक हैं और सामान्य बालक हैं उनको एक साथ लेकर जो शिक्षा का मोटो है
जो शिक्षा का इनर पावर है उसको वहां तक, उन बच्चों को वहां तक पहुंचाने में मदद करे। इस प्रकार से हम लोगों ने समावेशी शिक्षा की चुनौतियां और समस्याएं को भी देखा कि कौन कौन सी समस्याएं आती हैं समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। तो यही वो मुख्य बिंदु हैं जो समस्याएं समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आती हैं।